हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन 97 में। आज मैं आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हूँ बजट 2026-27। हम बजट 2026-27 के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करेंगे और बट चर्चा करने से पहले हम आर्थिक सर्वे और बजट को देख लेते हैं कि होता क्या है। तो अगर आर्थिक सर्वे की बात करें तो आर्थिक सर्वे अर्थव्यवस्था का वार्षिक रिपोर्ट कार्ड होता है और जो आर्थिक सर्वे है ये बजट से 1 या 2 दिन पहले आता है। तो ये बजट की नीतियों का आधार बनता है आर्थिक सर्वे। अगर हम आर्थिक सर्वे और बजट की बात करें तो ये आर्थिक सर्वे और बजट एक साथ पहले 1950-51 में एक साथ प्रस्तुत किए जाते थे। इसी में रेलवे बजट भी मर्ज था। तो रेलवे बजट, आर्थिक सर्वे और बजट ये 1950-51 में एक साथ तीनों प्रस्तुत किए जाते थे। इनको अलग किया गया था 1964 में, 1964 में इनको अलग किया गया था। फिर हम आगे देखें तो इनको जो 2017-18 है उसकी बात करें तो ये जो आर्थिक सर्वे है और आर्थिक सर्वे बजट से 1 या 2 दिन पहले आता है। तो आर्थिक सर्वे उसके बाद केंद्रीय बजट और रेलवे बजट की बात करें तो केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को एक में मर्ज कर दिया गया। 1964 में तीनों जो है अलग कर दिए गए, लेकिन 2017-18 में केंद्रीय बजट, आर्थिक बजट अलग से प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन केंद्रीय बजट और रेलवे बजट इन दोनों को मर्ज कर दिया। अगर हम आर्थिक सर्वे की बात करते हैं, तो जो आर्थिक सर्वे है उसको वित्त मंत्रालय बनाता है और वित्त मंत्रालय के अलावा एक और होता है आर्थिक कार्य विभाग। आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत ही एक आर्थिक संभाग होता, अर्थशास्त्र संभाग होता है। तो जो आर्थिक सर्वे है उसको वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग और आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत अर्थशास्त्र संभाग जो होता है वो इसको बनाता है। इसमें हेल्प कौन करता है? इसमें सहायता करते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार। आप हमें कमेंट करके बताएं कि वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। अगर हम आर्थिक सर्वे की बात करें तो इसमें इसका कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं होता है। और जो आर्थिक सर्वे है वो 2000, अगर इसकी हम डेफिनेशन पे या एक लाइन में समझें तो जो आर्थिक सर्वे है वो 2026-27 के लिए आंकड़ों का विश्लेषण है वर्तमान वर्ष का। और आर्थिक सर्वे सलाहकारी होता है। ये बजट की तरह इसके प्रावधान बाध्यकारी नहीं होते हैं। अब हम बजट की बात करें तो ये थे आर्थिक सर्वे के कुछ बेसिक टर्म्स जो कि इसको समझना ज़रूरी है कि इसको बनाता कौन है और इसमें सहायता कौन करता है। तो ये सारी चीज़ें। और हम इधर बजट की अगर हम बात करें तो बजट को कौन बनाता है, तो बजट को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग और बजट संभाग, आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत ही आता है बजट संभाग, तो ये बनाते हैं। और इसका प्रस्तुतिकरण कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है। इसका प्रस्तुतिकरण कौन करता है? वित्त मंत्रालय। आर्थिक सर्वे में कौन था? आर्थिक सर्वे में अर्थशास्त्र संभाग था। और इसमें कौन है? इसमें बजट संभाग है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर हम देखें तो जो बजट शब्द है वो हमारे संविधान में कहीं नहीं दिया गया है। बजट की जगह 112 आर्टिकल जो है उसमें बताया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो 112 वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। बजट शब्द का यूज़ कहीं नहीं किया गया है। और जो बजट होता है, अगर हम इसको एक लाइन में समझें तो बजट क्या होता है? बजट व्यय, कर, लेन देन और योजनाओं का ब्लूप्रिंट होता है। या फिर देखें तो आय व्यय का एक अनुमानित विवरण होता है बजट। और बजट 2026-27 जो कि प्रस्तुत किया गया है तो इसके प्रावधान जो है वो बाध्यकारी होते हैं।
इसके प्रावधान बाध्यकारी होते हैं। फिर हम समझते हैं बजट के बारे में। तो बजट की बात करें, बजट 2026-27, तो बजट 2026-27 में कुल व्यय कितना है, तो आप देख सकते हैं कि कुल व्यय है 53,47,315 करोड़ रुपए का। तो ये डेटा आप याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यूपीपीएससी खासकर एग्ज़ाम में पूछ लेता है यूपीपीएससी आयोग। तो 53,47,315 करोड़ रुपए का टोटल व्यय है बजट 2026-27 का। बजट 2026-27 में जन केंद्रित विकास का लक्ष्य रखा गया है, मतलब जो विकास होगा वो जन केंद्रित होगा। तो इसमें कुछ घोषणाएं की गई हैं जन केंद्रित विकास के अंतर्गत। आइए उनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है फाइनेंस कमीशन। सबसे पहला है फाइनेंस कमीशन। तो अब फाइनेंस कमीशन 16वां फाइनेंस कमीशन है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसके अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया हैं। तो जो वर्तमान समय में अब चलेगा वो 16वां फाइनेंस कमीशन चलेगा, मतलब इसकी जो सिफारिशें होगी वो 2026 से 2031 तक रहेंगी। और याद रखिएगा कि जो फाइनेंस कमीशन की जो सिफारिशें होती हैं वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं। 15वें फाइनेंस कमीशन जो था वो 2026 तक था। तो 15वें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, वो NK सिंह की अध्यक्षता में बनाया गया था। और 16वें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं, अरविंद पनगड़िया। इसमें केंद्र राज्यों को जो हिस्सा देती है वो वर्टिकल डिवोल्यूशन में जो है देती है। तो इसमें 41% की सिफारिश की गई है, जो कि 15 फाइनेंस कमीशन में भी इतना ही रखा गया था। तो इसकी सिफारिश सरकार ने मान ली है, तो 41% इसकी सिफारिश की गई है। और इसमें अनुदान भी दिया जाता है। तो अनुदान रखा गया है, अनुदान इसमें रखा गया है 1.4 लाख करोड़ का। कितना रखा गया, 1.4 लाख करोड़ का इसमें अनुदान रखा गया है। दूसरी योजना की बात करें तो एक शेयरों का बायबैक है। इस शेयरों के बायबैक में बस आपको इतना जान लेना है कि इसमें कैपिटल गेन टैक्स इसमें लगाया गया है, जो कि 30% लगाया गया है। कैपिटल गेन टैक्स कितना लगाया गया, 30% लगाया गया है। और एक शेयर बायबैक टैक्स भी जो है इसमें लगेगा। तो आप इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है। फिर एक चर्चा में बहुत है फ्यूचर पर STT। फ्यूचर पर STT क्या है, तो न्यूज़ में आपने देखा होगा कि फ्यूचर पर बजट आने के बाद जो शेयर मार्केट हैं वो नीचे आ गई हैं, मतलब फ्यूचर पर STT बढ़ाया गया है। जो पहले जो था टैक्स वो 0.022 था, और उससे अब बढ़ाकर 0.05% टैक्स कर दिया गया है। और जो STT का फुल फॉर्म है वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है। क्या है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। और ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की बात करें तो ये शेयरों की खरीद बिक्री पर लगता है, शेयरों की खरीद बिक्री पर ये लगता है STT। तो ओके फ्रेंड्स, आगे हम एक और योजना की बात करें तो MG ग्राम स्वराज है। ये भी न्यूज़ में रही थी। मनरेगा ये योजना है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंज किया था, जिसपे जो अपोजिशन लीडर हैं सॉरी, जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने इसका नाम चेंज करने पर विरोध भी किया था। तो MG ग्राम स्वराज योजना क्या है, इसमें बजट 2026-27 में सरकार ने इस पर जोर दिया है। और ये खादी एवं ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है बजट 2026-27 में, मतलब इसमें बदलाव करके इसको लागू किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि रुपया कहाँ से आता है, कहाँ से आता है और कहाँ जाता है।
तो इसको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है एक कि उसको क्रम से लगाने में क्वेश्चन भी बन सकता है। तो रुपया कहाँ से आता है? सबसे ज़्यादा रुपया बारोइंग एंड लाइबिलिटीज़ से आता है। 24% का मतलब 1 रुपये में 24 पैसे बारोइंग एंड लाइबिलिटीज़ से आते हैं, मतलब उधारी से 24%। फिर सेकंड नंबर पर आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से 21% आता है, और कारपोरेशन टैक्स 18% आता है। जीएसटी टैक्स की बात करें तो 15% आता है। जीएसटी टैक्स 15% आता है। फिर रुपया कहाँ जाता है? तो रुपया कहाँ जाता है तो सबसे पहले 22% जो है वो स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस में जाता है। ये शेयर मार्केट वाला शेयर नहीं है, ये जो केंद्र और राज्यों का जो केंद्र जो राज्यों को टैक्सेस शेयर करती है वो है शेयर ये। तो टैक्सेस शेयर में जाता है 22%, सबसे ज़्यादा। और फिर सेकंड नंबर पर इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज की अदायगी में कितना जाता है? 20% जाता है ब्याज की अदायगी में। फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती हैं उसमें 17% जाता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो केंद्र सरकार के द्वारा जो चलाई जाती हैं योजनाएं, उसमें 17% खर्च होता है या जाता है। और डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में 11%, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती हैं उसमें 8% जाता है। तो ये बहुत अच्छे से क्रम से याद करना है कि किस में कितना कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, ये चीज़ याद रखना है। आगे हम बात करें तो राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा 4.3% है। राजकोषीय घाटा कितना है? 4.3% है, और पिछले बजट में राजकोषीय घाटा 4.4 रखा गया था। तो सरकार का हमेशा लक्ष्य होता है राजकोषीय घाटे को कम करने का। तो अब की बार राजकोषीय घाटा 4.3 है, और ये डेटा याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूंजीगत व्यय की बात करें, प्रभावी पूंजीगत व्यय होता क्या है सबसे पहले ये जानते हैं। तो बुनियादी ढांचे और संपत्ति सृजन पर खर्च, ये होता है पूंजीगत व्यय। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाता है वो पूंजीगत व्यय होता है। और ये व्यय कितना रखा गया है? तो ये व्यय आप देख सकते हैं रखा गया है 17,14,523 करोड़ रुपए। 17,14,523 करोड़ रुपए रखा गया है बजट में। और राजकोषीय घाटा कितना रखा गया है? राजकोषीय घाटा रखा गया है 4.3%। आगे हम बात करते हैं बजट पर। तो इसमें क्या है, बजट में ये कहा गया है कि विकसित भारत समावेशन के साथ महत्वाकांक्षा का संतुलन। मतलब विकसित भारत का लक्ष्य तो 2047 तक सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। और आप देख भी रहे हैं कि जो भारत है वो इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है। और पिछले 4 सालों से जो भारत है, पिछले 4 सालों से जो भारत है वो सबसे तेजी से अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने वाला देश बना हुआ है। और आप देख 2028 तक ये जो है वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। तो विकसित भारत का लक्ष्य 2047 तक बनाना है, तो वो लक्ष्य इसमें रखा गया है। और समावेशन के साथ महत्वाकांक्षा का लक्ष्य, मतलब हमें महत्वाकांक्षा रखनी है लेकिन समावेशन के साथ। इसका अर्थ ये है, हमें महत्वाकांक्षा रखनी है लेकिन समावेशन के साथ, यानी कि सबको समान रूप से लेकर चलना है। और ये अगर बजट की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि युवा शक्ति को समर्पित बजट है। युवा शक्ति को समर्पित बजट है, मतलब कि इसमें सरकार का जो संकल्प है वो किसान, महिला, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित और पिछड़ों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है। ये बजट का, ये सरकार का संकल्प है। इसमें 3 कर्तव्यों पर बात भी सरकार ने की है। बजट में 3 कर्तव्य भी जो है बताए गए हैं। पहला कर्तव्य है आर्थिक विकास को गति प्रदान करना। पहला कर्तव्य है आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और उसे धारणीय रखना, मतलब सतत बनाए रखना उसको।
हाँ, तो आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और उसे बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य है हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। और तीसरा कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास का सपना पूरा करना। तो ये 3 कर्तव्य बजट 2026-27 में रखे गए हैं, तो ये याद रखना है। फिर हम बात करें तो इसमें लक्ष्य की अगर हम बात करें, 4 जो लक्ष्य हैं, तो कहा जा रहा है कि इन सब के कारण, इन लक्ष्यों के कारण आज भारत गोल्डीलॉक इकोनॉमी में है। गोल्डीलॉक इकोनॉमी का मतलब होता है, आपने ज्योग्राफी में एक सुना होगा गोल्डीलॉक जोन। गोल्डीलॉक जोन सुना होगा। तो गोल्डीलॉक जोन का मतलब होता है कि रहने के लिए सारी सुविधाएं उपस्थित होना। ज्योग्राफी में टर्म यूज़ किया जाता है गोल्डीलॉक जोन। तो वही है गोल्डीलॉक इकोनॉमी, मतलब कि कम मुद्रास्फीति भी है, मुद्रास्फीति भी सामान्य स्तर पर चल रही है, राजकोषीय अनुशासन भी रखा जा रहा है, स्थायित्व भी इकोनॉमी में प्राप्त है, मतलब इकोनॉमी जो है वो स्थायित्व मतलब स्टेबल है, और संधारणीय वृद्धि भी है। तो ये 4 लक्ष्यों के कारण कहा जा रहा है कि भारत इस समय गोल्डीलॉक इकोनॉमी में बना हुआ है। इसमें एक और चीज़ है, नया आयकर एक्ट 2025। ये 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा, और इसमें आयकर प्रणाली को सरल बनाना है। तो ये 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। एक बजट में आया है ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी की बात करें तो ऑरेंज इकोनॉमी जो है, इसमें AVGS आप देख रहे हैं, AVGS कंटेंट क्रिएटर लैब इसमें स्थापित की जाएंगी। 15,000 सेकेंडरी स्कूल प्लस 500 कॉलेजेस में ये कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित किए जाएंगी। तो ऑरेंज इकोनॉमी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑरेंज इकोनॉमी क्या है। उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी कि ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध कंटेंट क्रिएटर लैब से है, और कंटेंट क्रिएटर ये आप अच्छे से समझ रहे होंगे। फिर हम आगे बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का लक्ष्य सरकार का 7% रखा गया है। इकोनॉमिक ग्रोथ का लक्ष्य 7% रखा गया है। तो 7% मतलब 7.4 पर रखा गया है, और अच्छा खासा इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर रहा है इंडिया। जबकि बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल चुनौतियां भी हैं, व्यापार विखंडन के बावजूद भी जो हमारा GDP ग्रोथ है वो 7% पर बना हुआ है। तो ये एक अच्छी चीज़ है भारत के लिए। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। फिर हम आगे बात करते हैं कुछ और बचे हुए तथ्यों पर। जैसे इसी बजट में शुरू किया गया है एक सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, और सेमीकंडक्टर मिशन पहले से चल रहा था। तो ये बजट 2026-27 में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया गया है, ये याद रखना। और एक बायोफार्मा शक्ति जो है इसी में शुरू किया गया है बजट 2026-27 में। शक्ति का फुल फॉर्म भी सरकार ने दिया है कि स्ट्रेटजी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसका फुल फॉर्म याद रखना, स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। मतलब बायोफार्मा यानी कि दवाओं के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, इसका ये उद्देश्य है बायोफार्मा शक्ति का। अगर हम इसमें बात करें तो एक चीज़ इसमें आई है बायोसिमिलर दवाएं। इसके विकास पर जो है सरकार जोर देगी। बायोसिमिलर दवाएं क्या होती हैं, तो इस पर ध्यान दिया जाएगा। बायोसिमिलर दवाओं की बात करें तो क्या होता है, बायोसिमिलर एक बायोलॉजिक होता है और एक होता है बायोसिमिलर दवाएं। जो बायोसिमिलर दवाएं होती हैं, तो जो जिन दवाओं का जो पेटेंट एक्सपायर हो जाता है उससे जो है मिली जुली दवाओं को बनाना, वही होता है बायोसिमिलर। जैसा कि आप शब्द भी देख रहे हैं बायोसिमिलर,
मतलब कि उसी के जैसी दवाओं का निर्माण करना, उसी के जैसी दवाओं को बनाना जिनका पेटेंट एक्सपायर हो चुका है जिन दवाओं का, तो वो बायोसिमिलर होता है। और जो बायोलॉजिक होती है तो इस पर गवर्नमेंट ध्यान देगी बहुत ज़्यादा, बायोसिमिलर ये शब्द याद रखना। और एक होती है बायोलॉजिक। बायोलॉजिक जो होता है वो ये मेड फ्रॉम लिविंग सेल्स, ये लिविंग सेल्स से बनाई जाती हैं बायोलॉजिक, और इनका जो कॉम्प्लेक्स होता है वो बहुत लार्ज होता है और क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही इनको अप्रूव किया जाता है बायोलॉजिक दवाओं को। तो बायोसिमिलर और बायोलॉजिक ये टर्म्स याद रखना इम्पॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं समर्थ 2.0। समर्थ 2.0 जो योजना है ये टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है और इसी में एक मेगा टेक्सटाइल पार्क ये भी है, तो इस मेगा टेक्सटाइल पार्क भी बनाए जाएंगे। तो ये याद रखना कि समर्थ 2.0 योजना जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है। तो ये था बजट के कुछ मुख्य तथ्य जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप इस वीडियो को बार बार देखकर रिवाइज करके नोट्स बना लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।